हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम जो है कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, न्यूक्लियर जो एक्सीडेंट हुए हैं, और एक छोटा सा टॉपिक है होलोकॉस्ट, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करेंगे, जिसे हिंदी में ओजोन परत क्षरण बोलते हैं। ओवरव्यू देखते हैं क्या है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैंने हमेशा से आपको बताया, जब भी कोई टॉपिक आप देखो तो पहली चीज़ तो वो है क्या और हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे सिलेबस में वो आई है, दैट मीन्स उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। वो चीज़ वैसे नहीं दिया गया है। कोई भी चीज़, कोई भी किताब आप पढ़ते हो, कुछ भी आप लिखते पढ़ते हो, कोई भी चीज़ फर्जी नहीं होती है, उसका कहीं ना कहीं यूज़ है, भले आपको आज नहीं समझ में आ रहा हो। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में देखते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन को अगर आपको डिफाइन करना हो, कोई आपसे पूछे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन है क्या, तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना, दैट मीन्स ओजोन लेयर का थिनिंग जो होता है, ये होता है पर्टिकुलरली हमारे अर्थ पे अलग अलग रीजन्स होते हैं, पोल के जो होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उन पोलर रीजन्स पे ओजोन लेयर की थिनिंग का होना। किसकी वजह से? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जो कि ओजोन के लेयर का थिनिंग करते हैं, ओडीएस उनको बोलते हैं, उन्हीं की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीकेशन जो होता है वही है आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसमें जो गैसेस हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज बोलते हैं, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेथिल क्लोरोफॉर्म है, और कुछ और केमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो हिंदी में आप इसे क्या बोलोगे कि ओजोन परत के पतले होने की घटना को ये आपको बताता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर होता है, और इसके लिए ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंसेस, उनके रिलीज होने के कारण, उसमें मैंने आपको बताया सीएफसीज है, हेलोन्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये सारे केमिकल्स जो है शामिल हैं। अब ओजोन लेयर है कहाँ पे? आप अर्थ देखते हो, अर्थ में आप जैसे अर्थ के मेन जो जमीन का सरफेस है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो अलग अलग लेयर्स हैं एयर का, ठीक है, उनका अपना अपना प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो ओजोन लेयर है, ये अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। सबसे नीचे से आपका ट्रोपोस्फियर आता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, उसके बाद का लेयर, मतलब कुछ किलोमीटर का वो सेगमेंट बनाया गया है जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। तो वैसे स्ट्रेटोस्फियर, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर किस अर्थ के उसमें है, किस स्फीयर में आता है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में आता है। यहाँ पे ओजोन जो कि एक ये भी गैस ही है, O3 मॉलिक्यूल, जैसे आप ऑक्सीजन आपको पता है O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ओजोन क्या है, एक O3 है। इसका एक थिक लेयर पाया जाता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ओजोन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो लेयर है, हमारे सन से, अगर आपने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में सुना हो, माइक्रोवेव के बारे में सुना हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो सन है, जो उससे किरणें निकल रही हैं, वो अलग अलग टाइप की किरणें निकलती हैं। एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, विजिबल रे जो हम देख पाते हैं, माइक्रोवेव, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा टीवी वगैरह चलता है, रिमोट आपका काम करता है, तो खाना आप गर्म करते हो माइक्रोवेव में, ठीक है, तो अलग अलग हैं। उनमें से बहुत सारी जो किरणें हैं वो पहली बात तो पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाती हैं। दूसरा, जो पहुंच पाती है, जैसे कि उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उसको ये ओजोन लेयर क्या करता है, ब्लॉक करता है, उसको आने नहीं देता है। केवल और केवल विजिबल या तो उससे जो लॉन्ग जो वेवलेंथ की रेज हैं, वही हमारे अर्थ पे आ पाती है, जो हमें जो है कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है, या तो पेड़ पौधों को या फिर जो भी जलीय जीव हैं उन पे कोई हानि नहीं पहुंचाती है। तो मतलब कुल मिला के ये कहानी है कि अर्थ है, अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर पाया जाता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकता है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो आप देख रहे हो वो पॉसिबल है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आने लगेगी, फिर सारी चीज़ें अर्थ पे ख़त्म हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये ओजोन लेयर, ठीक। तो यही ओजोन लेयर, ये जो आप मैंने आपको बताया, जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, ओडीएस हैं, ये जो कुछ गैसेस हैं जो हमारे अर्थ पे बन रही हैं या किसी न किसी चीज़ में यूज़ आती हैं, इन गैसों की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है। तो आप क्या करोगे, डिप्लेशन होने दोगे? नहीं होने दोगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हार्मफुल रेडिएशन हैं अगर वो अर्थ पे आएंगी तो हम नहीं बच पाएंगे, ना तो पेड़ पौधे बच पाएंगे। तो आप उस मशीन का, उस चीज़ों का यूज़ करके क्या करोगे, अगर अर्थ पे लाइफ ही ना रहेगी
तो आपको पता चल गया ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है और ओजोन लेयर का कंपोजिशन क्या हो गया। अब हम कारण देख लेते हैं। तो कारण मेनली वही है जो मैंने आपको बताया, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ओडीएस जो है ये कई सारे इंडस्ट्रियल और जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं हम आप यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, फोम के इंसुलेशन में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है, जहां से ये जो है लीच आउट होते हैं या रिलीज किए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे अर्थ के चारों ओर जो गैसेस हैं, ठीक, वो जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, हम उसी में सांस ले रहे हैं। ये जब एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं तो ये जाके ऊपर जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे उनसे करते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से अब वो उनका थिनिंग करते हैं, रिजल्टली ओजोन से रिएक्ट करके ये सारी गैसेस क्लोरीन और ब्रोमीन के रेडिकल्स बनाते हैं। ठीक, अब ये ओजोन की थिनिंग करते हैं, बस आप यही समझ लीजिए। कोई आपसे पूछे कौन सी गैसेस हैं, ये सारी गैसेस हैं। ये गैसेस का हम यूज कहाँ कर रहे हैं, कि होने से तो नहीं होगा ना कहाँ पर ये गैसेस हैं, तो कहाँ से ये गैसेस निकल रही हैं। जैसे आपसे कार्बन पूछा जाए एटमॉस्फेयर में कहाँ से कार्बन जा रहा है, तो आप बोलोगे फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, पेट्रोल डीजल इन सब के जलने से कार्बन निकल रहा है, या जो भी है लकड़ी वकड़ी आप जलाते हो वहाँ से कार्बन निकल रहा है। तो अगर ओजोन डिप्लीट हो रहा है, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल गैसेस है, तो हम क्या ऐसा कर रहे हैं जहाँ से ये गैसेस निकल रही हैं, क्या हम उसको रोक सकते हैं? तो वही सब सारी कहानी है, ये सारे गैसेस हैं। अब प्रभाव मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया था, तो मेन इंपॉर्टेंट प्रभाव यही है कि जो यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, अगर आपकी ओजोन थिन होती है तो ये जो यूवी रेडिएशन को ब्लॉक कर रहा है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा तो ये कॉज करेगा स्किन कैंसर, कैटरैक्टस, इम्यून सप्रेशन करेगा और बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स करेगा ह्यूमंस में और अदर जो है लाइफ फॉर्म्स है वहां पे। मरीन इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, समुद्र के सरफेस पे जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक जलीय जीव होते हैं, उनके डीएनए को ये डैमेज करेगा और पूरा का पूरा फूड चेन, फूड वेब आपका खराब होगा, जिसकी वजह से अर्थ आपका कोलैप्स कर सकता है। ठीक, और भी जो पर्यावरणीय प्रभाव है या इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हम देख लेते हैं कि ये जो है इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को पूरा खत्म करेगा, क्रॉप्स को डैमेज करेगा। आपको पता है कि पहले क्रॉप्स में कितनी कम यील्ड होती थी, हमने उसको ऐसा चेंज किया है कि वो अब ज़्यादा फल दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, आप इंडिया का देख लो, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हम आज उनको अगर खिला पा रहे हैं तो वो केवल इस वजह से है क्योंकि क्रॉप्स वगैरह जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। और अगर आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे पहुंचने लगेगा तो ये प्रोडक्टिविटी आपकी हो जाएगी खत्म। बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल जर्नल्स हैं जिनमें ये सब लेख छपे हुए हैं, जहां पे आप देखोगे कि कैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस भी जाएगा स्पीशीज का। ठीक है, तो जैसे हैं कहाँ कहाँ पे कौन से प्लांट उग रहे हैं वो फिर रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे जहाँ जहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी। और फिर ओजोन होल्स ये बनाएंगे, अंटार्कटिका मेनली वहाँ पे ही है, और फिर ओजोन डिप्लेशन बहुत सीवियर हो जाएगा इन गैसों की वजह से। अब जब ये सब कहानी है तो हम क्या कर रहे हैं, समाधान क्या है इसका, तो मिटिगेशन कैसे होगा? तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 1987 में एडॉप्ट किया गया, जो ये कहता है कि हम जो है ओजोन डिप्लेशन को जो है बंद करेंगे, जो उसमें कमी आ रही है ओजोन लेयर के, जो क्षरण हो रहा है उसको हम कम करेंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इस वजह से होगा जब हम प्रोडक्शन और यूज जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस का कम करेंगे। और इस ट्रीटी की वजह से ओडीएस जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के इमिशन में बहुत कमी आई है, और इन्होंने प्रमोट किया है ओजोन फ्रेंडली जो अल्टरनेटिव्स है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो आप करते रहेंगे। ठीक, रेफ्रिजरेशन का यूज कर रहे हो, एयर कंडीशनर का यूज कर रहे करो, कोई नहीं रोक रहा है, पर आप क्या जो गैसेस आप यूज कर रहे हो जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, जो ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, क्या आपके पास उनका अल्टरनेटिव गैसेस हैं, तो आप उनका यूज करिए ताकि आपका ओजोन का डिप्लीशन ना हो। तो फिर इसी की वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से जो उन्होंने ये किया कि हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का यूज कम करेंगे, कम क्या बंद करेंगे, उसके अल्टरनेटिव्स का यूज करेंगे, जिसकी वजह से आपका ओजोन लेवल रिकवर कर रहा है अभी जो है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से वो रिकवर नहीं हुआ है, अभी कई 10 साल दशक लगने की और उम्मीद है। अब एक ये तो हो गया आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आप याद करोगे क्योटो प्रोटोकॉल था ऐसे।
और रेगुलेशंस और बैन्स भी किए जाते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे बैन्स लगे हैं, जहाँ पे आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ख़रीद नहीं सकते हो, यूज़ नहीं कर सकते हो ओडीएस का। सीएफसी जैसे हेलोन्स हो गए, इनका प्रतिबंध है पूरी तरीके से, जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन ना हो और यूवी रेडिएशन ना आए। रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, तो मान लो आपने ठीक है बंद कर दिया, ये वो सब चीज़ें ठीक है बैन कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बंद कर दिया, आपको पता है हाँ यही सब सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से हमने बंद कर दिया, ओजोन अपने आप रिकवर हो जाएगा। नहीं, कंटिन्यूअस रिसर्च होना चाहिए, उसका मॉनिटरिंग होना चाहिए कि ओजोन लेयर रिकवरी हो रही है इसके बाद की नहीं। अगर आप ओडीएस के प्रोडक्शन को बंद करते हैं, उसके यूज़ को बंद करते हैं, तो क्या फिर भी उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कुछ और फैक्टर्स आ जाएं? तो वही है, जिससे कि उसका इफेक्टिवनेस हो, मिटिगेशन में जो मेजर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इफेक्टिव दे, तो उसके लिए रिसर्च ज़रूरी है। और जो इमर्जिंग थ्रेट्स आ सकते हैं, मान लो कोई आप अल्टरनेटिव यूज़ कर रहे हो, तो कोई आगे चल के भी ऐसा सब्सटेंस ना आ जाए जो हम नहीं जानते हैं और वो एक रीज़न हो ओजोन डिप्लेशन का। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए साइंटिफिक रिसर्च में, डेटा कलेक्शन में, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी होनी चाहिए कि कैसे हम ओजोन डिप्लेशन को रोक सकते हैं और जो अदर इससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, मतलब प्रोग्रेस तो है कि ओजोन लेयर डिप्रेशन में हम काफ़ी इसकी कमी ला रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि विजिलेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरी है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में ये जो है प्रोटेक्शन हो सके ओजोन लेयर का और हमारे प्लैनेट का हेल्थ ठीक रहे। ठीक है, तो हम जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हैं उससे अवेयर रहेंगे और जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं उसका यूज़ करते रहेंगे, ताकि जो फ्यूचर के जनरेशन्स हैं उनके लिए ये ओजोन लेयर बची रहे। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का, जो कि टॉपिक नंबर 5 है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, तो ये क्या है, परिभाषा क्या है इसकी? न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स क्या है? ये ऐसे इंसिडेंट हैं जहां पे रिलीज हुआ है रेडियो एक्टिव मटेरियल का न्यूक्लियर पावर प्लांट से, रिसर्च रिएक्टर से, न्यूक्लियर जो वेपन्स है उनसे, या जहां पे अदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनसे। तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट मतलब ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे नाभिकीय दुर्घटनाएं हैं यहाँ पे जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है या अनुसंधान के रिएक्टर्स हैं या जो परमाणु हथियार होते हैं उनसे, उन जहाँ से रेडियो जो धर्मी पदार्थ हैं उनका रिसाव हो जाता है। आप कहोगे कि हाँ रिसाव हो गया तो हो गया, उससे क्या होगा? तो उससे ये होगा कि जो आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं ये हानिकारक होते हैं आपके लिए, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप जान लीजिए, तो वही है न्यूक्लियर एक्सीडेंट क्या है, आप ये बता दीजिएगा। इनसे से जो रेडियोधर्मी पदार्थ है उसका रिसाव होता है, तो ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट है। क्या है, कैसे हैं, ये आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले अब अगर आप इतिहास उठा के देखो तो कुछ प्रमुख जो दुर्घटनाएं हैं हुई हैं रिसाव से, वो है चेरनोबिल आपदा 1986 में यूक्रेन में हुआ था। डेट है अप्रैल 26, 1986। लोकेशन कहाँ का है कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में। कॉज क्या था, किस वजह से रिसाव हुआ? तो जो रिएक्टर का डिजाइन किया गया था, न्यूक्लियर रिएक्टर का जो डिजाइन था उसमें कमी थी, और फिर जो सुरक्षा परीक्षण हुए थे, सेफ्टी टेस्ट, उसमें भी ह्यूमन का एरर था, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन्स हुए, आग लगी, और जिससे कि मैसिव अमाउंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? ये जो है अपनी हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट कह लीजिए न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। ठीक, यहाँ पे करीब 31 डेथ्स हुए, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस हुआ, बीमारी भी हुई एक्यूट रेडिएशन से, और लगभग 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया उस जगह से। और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, अभी भी इस पर स्टडी हो रही है वहाँ पे। और ये भी कहा जाता है, ये भी ऐसा बताया गया है कि उस रेडिएशन से रिलेटेड बहुत सारे डेथ जो है कैंसर के फॉर्म में हुए और अदर रेडिएशन रिलेटेड इलनेस हुई, तो एक बड़ा इम्पैक्ट था। दूसरा फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा, जो कि मार्च 11 2011 में हुआ था जापान में। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था फुकुशिमा दाइची जापान में। वहाँ पे कारण क्या था इसका? अर्थक्वेक आया था, एक पावरफुल और सुनामी आई थी जिसने क्या क्या मेल्ट डाउन कर दिया। जो 3 वो थे प्लांट के 6 रिएक्टर में से 3 रिएक्टर को उसने मेल्ट डाउन कर दिया, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल एयर और ओशन में चला आया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? तुरंत तो कोई डेथ नहीं हुआ, बट इस एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया, हटाया गया, जिससे कि वाइड स्प्रेड कंटामिनेशन हुआ। और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स भी अभी तक स्टडी हो रहे हैं। रिस्क जो है लेकिन इस जो चेरनोबिल वाला था उससे कम ही था। ठीक है, और ये
इस वजह से हुआ क्योंकि इसका रिएक्टर डिज़ाइन अलग था और थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स था इस एक्सीडेंट के लिए वो थोड़ा सा क्विक था, ठीक है। और फिर थर्ड आते हैं 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट 1979 यूनाइटेड स्टेट, मार्च 28 1979 को हुआ था। लोकेशन 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर जनरेटिंग स्टेशन पेंसिल्वानिया यूनाइटेड स्टेट में। कारण इसका क्या था? तो इक्विपमेंट माल फंक्शन हुआ वहाँ पे और ह्यूमन एरर, दोनों चीज़ें थी जिसकी वजह से पार्शियल मेल्टडाउन हुआ प्लांट्स के 2 जो है रिएक्टर्स में। इसका इम्पैक्ट, कोई डेथ नहीं हुई, कोई इंजरी नहीं हुई, कोई ऐसा डायरेक्ट एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन जो है इसकी वजह से फियर बहुत बड़ा पब्लिक में न्यूक्लियर पावर की वजह से, क्योंकि आपको पता है ये ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर है वो सेफ़ तरीके का पावर है, जिससे कि कार्बन वगैरह नहीं निकलता है। तो आप अगर सोचोगे कि भैया ये इतना खतरनाक है तो हम इसको यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, तो वही है कि एक अल्टरनेटिव के तरीके से हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, पर जिसका रिसाव होता है तो पब्लिक उसको कराना चाहती है बंद, कि भैया इसे बंद करो, अगर इतना ये हानिकारक है तो हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो वही है कि थोड़ा सा वो फियर लोगों में वो डेवलप हुआ और रेडियो एक्टिव जो रिलीज़ था वो मिनिमल था, लेकिन जो है इसके बाद जो है सेफ्टी रेगुलेशन में काफ़ी इजाफा हुआ और स्ट्रिक्ट हुए, और स्क्रूटनी जो हुआ न्यूक्लियर इंडस्ट्री का रखा, मतलब जांच पड़ताल के नियमों और जो भी चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। और इन, अगर आप बोल सकते हो कि इन जो दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि हमेशा से अगर न्यूक्लियर ये सब एक्सीडेंट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, मेन रीजंस क्या है, 4-5 अगर आप अलग अलग जहाँ पे रिसाव हुए उनकी स्टडी करते हो तो 4-5 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहला, इक्विपमेंट फेलर, जो भी खराब या पुराने उपकरण वहाँ पे लगाए जा रहे हैं उनकी वजह से दुर्घटना होती है। दूसरा, ह्यूमन एरर, जो भी ऑपरेटर्स हैं या मेंटेनेंस जो इनका करते हैं उनके रख रखाव में की गई गलतियाँ, डिज़ाइन में भी खामियाँ। थर्ड पॉइंट, रिएक्टर डिज़ाइन जो उनके सेफ्टी सिस्टम है उनमें अगर कोई खामियाँ पाई गई तब। चौथा, नेचुरल डिज़ास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, जो भी कुछ नेचुरल इवेंट्स आए जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर देते हैं, उस केस में होता है ये रिसाव। फिफ्थ, असुरक्षित सुरक्षा उपाय, मतलब आपका चीज़ें सब सही है पर जो आपके सेफ्टी मेजर्स हैं, प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल आपने रखा ही नहीं है। आपसे बताया गया है कि हाँ इसको ऐसे यूज़ करना है, पर आपके पास कोई सेफ्टी नहीं है, आप मनमाने ढंग से यूज़ कर रहे हो, तो उस वजह से इम्पैक्ट क्या है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात कर लें, स्वास्थ्य संबंधी जो परिणाम होते हैं तो बहुत सारे जो है गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कैंसर, रेडिएशन से जब आपका एक्सपोजर होगा तो अलग अलग टाइप के कैंसर हो सकते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है आपके डीएनए में, जो आपके फ्यूचर जनरेशन को भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि आप ही का डीएनए आपके बच्चों में जाएगा। अक्यूट रेडिएशन सिकनेस हो सकता है। इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, तत्काल प्रभाव कोई पड़ सकता है। इन्वायरमेंटल डैमेज की अगर हम बात करें तो ये कंटामिनेट कर सकता है हवा को, मिट्टी को, पानी को, और इनमें रहते हुए ये बहुत लॉन्ग पीरियड तक रह सकता है और कई तरीके की समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे कि सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, वाटर सोर्सेज को, एग्रीकल्चर लैंड्स को ये दूषित कर सकता है, इकोसिस्टम को ये डैमेज कर सकता है, तो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट और बायोडाइवर्सिटी है वो जाएगा। दीर्घकालिक जो है पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे सालों तक रह सकते हैं, तो जो इनके बैड इफेक्ट्स हैं वो तो वो कॉज करते रहेंगे। अब इनका हम क्या कैसे कर सकते हैं, मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला, सुरक्षा जो नियम है, गवर्नमेंट या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशन जो है लाए, जिससे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स का रिस्क कम हो। और ये जो है सारी चीज़ें किसके लिए हैं, रिएक्टर डिज़ाइन के लिए, उनके ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, और जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए। क्या कुछ हो तो आप तैयार भी रहो। रेगुलर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस, जो ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं इनका रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए, इनका मेंटेनेंस होना चाहिए रेगुलर, ठीक है। तो वही है, जैसे मान लो अपने दीवारों को पेंट कराते हो तो पेंट में लिखा रहता है कि ये पेंट 3 साल तक चलेगा, और आप 5वें साल तक उसका वेट कर रहे हो, वो करते हुए कि अब भैया पता नहीं कौन सा पेंट लगाया था यार मैंने, ये जो है झड़ता हो जा रहा है। तो वही है कि एक प्रॉपर हर चीज़ का वो होता है कि हाँ आपको इतने साल तक ये चीज़ें चलेंगी, अब आप वही यूज़ करते रहोगे 5-6 साल तक, तब तो वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स भी होने चाहिए। मान लो ऐसी कुछ वो चीज़ें होती हैं तो तुरंत आप वहाँ पे पहुँचो, एड्रेस करो उस एक्सीडेंट को, और जो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करो।
ट्रेनिंग ड्रिल्स होते रहिए, चाहिए इवैक्यूएशन के प्रोसीजर को मॉक करना चाहिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी लोगों को इवैक्यूएट करने की हमारे पास क्या तैयारी है, तो इससे जो इफेक्ट पड़ेगा वो कम पड़ेगा। फोर्थ, रिएक्टर डिज़ाइन और जो टेक्नोलॉजी है उनमें इंप्रूवमेंट आने चाहिए रेगुलरली, जिससे उसकी सेफ्टी और इन एक्सीडेंट्स का रिस्क जो है काफ़ी कम हो। ठीक है, अब हम लास्ट एक टॉपिक की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, होलोकॉस्ट। वैसे तो होलोकॉस्ट का मुझे जहाँ पे भी मैंने देखा यही मुझे मिला कि ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है जो 1939 से 1945 में चली थी। नाजी जर्मनी थे और उनके जो सहयोगी थे इन्होंने नरसंहार किया था। इसमें उन्होंने 6 मिलियन यहूदियों और बहुत सारे लाखों लोगों को इसमें मारा गया था। इसमें कई सारे लोग शामिल थे, रोमानी लोग, स्लाव, विकलांग व्यक्ति थे जो राजनीतिक उनके वो से असंतुष्ट थे, समलैंगिक व्यक्ति थे और बहुत सारे लोग थे। ठीक है, इसमें बहुत सारा था कि कई सारे लोगों को जबरन जो है घरों से निकाल कर शिविरों में ढकेला गया, कैदियों को जो है वहाँ पे जो ढकेला गया वहाँ पे कैदी बना के रखा गया और अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया। बहुत मेहनत उनसे कराया जाता था, वहाँ पे कुछ सुविधाएं भी नहीं थी, कमी थी सुविधाओं की, क्रूर व्यवहार किया जाता था, जो हज़ारों लोगों की मौत हुई। यहूदियों को जबरन जो है रहने के लिए बाध्य किया गया उन जगहों पे जहाँ भोजन, दवा, बहुत सारी जैसी चीज़ों की कमी थी। और जो है विनाश शिविर भी बनाए गए जहाँ पे गैस चैम्बर, गोलीबारी, मतलब ऐसे बड़े पैमाने पे हत्याएं की गई थी। तो होलोकॉस्ट उससे रिलेटेड है। तो सबसे कह लीजिए इतिहास का सबसे बुरा अध्याय था ये। घृणा, कट्टरता, पूर्वाग्रह और असहिष्णुता के परिणामों की एक गंभीर याद दिलाता है। मतलब ये चीज़ें हमारे समाज में फैलती हैं तो ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो उससे होलोकॉस्ट है, पता नहीं ये टॉपिक इसी से बिलोंग करता है या कुछ इकोलॉजी में दूसरे चीज़ों से बिलोंग करता है, तो इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हो गया। उन सारे टॉपिक्स को एकदम करेक्टनेस से पढ़ते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।